ऑल इन यूवी केमिस्ट्री। आज मैं आपको एजियोट्रॉप और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एजियोट्रॉप्स के बारे में। तो देखिए एजियोट्रॉप होता क्या है। एजियोट्रॉप इज अ बाइनरी mixture having same composition in liquid and vapor state। तो एजियोट्रॉप एक ऐसा मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर होता है जिसके जिसका जो कंपोजिशन होता है लिक्विड स्टेट हो चाहे वेपर स्टेट हो, दोनों में सेम होता है। और आपको मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि जो y है, y मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी, कंपोनेंट ए और बी का, देखिए यहां पे कंपोनेंट ए और बी का ये मोल फ्रैक्शन है इन वेपर स्टेट, और यक्स आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट है। और क्योंकि कोई भी मिक्सचर, कोई भी बाइनरी मिक्सचर एजियोट्रॉप तब कहलाएगा जब वेपर के जो कंपोनेंट हैं और जो लिक्विड के कंपोनेंट हैं दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ या अमाउंट ऑफ वेपर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड, याद रखिएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन जिस भी सॉल्यूशन में होगी उसी सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। अब जरा आगे समझिए, एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। याद रखिएगा, एजियोट्रॉप को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। एक्चुअली क्यों कहते हैं, दरअसल जितने भी एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक्चुअल में तो एजियोट्रॉप तो एक मिक्सचर है, लेकिन इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, we cannot separate azeotrope into its pure constituent by the fractional or simple distillation। आप जो है किसी भी एजियोट्रॉप से, किसी भी एजियोट्रॉप से या किसी भी एजियोट्रॉप को आप उसके प्योर कंपोनेंट, प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जिससे एजियोट्रॉप बना है उसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो चाहे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड हो। इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप किसी एजियोट्रॉप्स को उसके सिंपल कंपोनेंट में सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब आगे समझिएगा, इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है, जरा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास रेक्टिफाइड स्प्रिट है और बेंजीन, रेक्टिफाइड स्प्रिट है। रेक्टिफाइड जो स्प्रिट होती है उसमें जो हमारा अल्कोहल होता है वो 100% नहीं होता। अगर मान लीजिए मुझे रेक्टिफाइड स्प्रिट से 100% अल्कोहल प्राप्त करना है, याद रखिएगा जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है वो एक प्रकार का एजियोट्रॉप है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है किसका, वाटर और अल्कोहल का। रेक्टिफाइड स्प्रिट अल्कोहल और वाटर का एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। अब आपको करना क्या है कि इस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन से आपको 100% अल्कोहल सेपरेट करना है, यानी कि वाटर को अलग कर देना है और अल्कोहल को अलग कर देना है। बात को समझिए। लेकिन आपने अभी भी क्या पढ़ा कि किसी भी एजियोट्रॉप को तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं सकते, ना तो उसका सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, और बिना डिस्टिलेशन का वो सेपरेट कैसे होगा। तो आप जरा समझिएगा, इसलिए हम करते क्या है कि क्योंकि ये एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है यानी मिक्सचर है, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं, बेंजीन। जब तक हम इसमें बेंजीन नहीं मिलाएंगे या दूसरा कंपोनेंट नहीं मिलाएंगे किसी एजियोट्रॉप में, तब तक उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा या उसका सिंपल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट में जब बेंजीन मिला देंगे तो एट 331.8 केल्विन टेम्परेचर हमें एक बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो था आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट का, वो अब एक टर्नरी एजियोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। टर्नरी एजियोट्रॉप्स का मतलब हो गया तीन तरह के कंपोनेंट, पहले बाइनरी था, सिर्फ दो तरह के कंपोनेंट रेक्टिफाइड स्प्रिट में वाटर और अल्कोहल थे। जब बेंजीन मिला दिया तो अब क्या हो गया, टर्नरी एजियोट्रॉप हो गया। अब इसमें 74% बेंजीन, 18.5% जो है अल्कोहल और 7.4% ऑफ वाटर है, ठीक है। लेकिन ये तो सारी चीजें स्टेबल तब हैं एट 331.8 केल्विन के टेम्परेचर पे। लेकिन
अगर हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर दें 331 से, इस पूरे टर्नरी जो आपका एजियोट्रॉप है इसके सॉल्यूशन का टेम्परेचर 341.2 केल्विन कर दें, तो होता क्या है कि इसके अंदर से जो वाटर है ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अब बचता है क्या आपका 67.7% बेंजीन और 32.3% अल्कोहल। अब इसमें सिर्फ दो तरह के कंपोनेंट जरा देखिए कि अल्कोहल और बेंजीन बचे, वाटर सेपरेट हो चुका है, तो ये एक बाइनरी एजियोट्रॉप कहलाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसके टेम्परेचर को 343.2 से इंक्रीज करके 351 केल्विन अगर हम कर दें, तो लास्ट फ्रैक्शंस आपका जो होगा, डिस्टिलेशन जो होगा, वो डिस्टिलेशन में आपको क्या मिलेगा, 100% अल्कोहल मिलेगा। और जो 100% अल्कोहल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की कि ये किसी भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को डायरेक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया था, उसमें बेंजीन मिक्स किया था जिससे उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो सके। अब ये किसी एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए हम लोग किसी और कंपोनेंट को मिला करके उसका डिस्टिलेशन कराते हैं, किसी एजियोट्रॉप का डिस्टिलेशन कराते हैं, ऐसे प्रोसेस को एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कहते हैं, बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है, तो या दिमाग में बैठा लीजिए, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में हम करते क्या है कि किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम क्या करते हैं, कुछ और भी कंपोनेंट मिला देते हैं जिससे उसका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं जिससे और भी इस कंसेप्ट को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि कह रहा है कि वाई प्योर इथाइल अल्कोहल cannot be obtained from rectified spirit। कह रहा है कि आप प्योर इथाइल रेक्टिफाइड जो स्प्रीट होती है इससे आप प्योर इथाइल अल्कोहल को क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहां तक कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल चीज है और मैं आपको ये कंसेप्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्योर इथाइल अल्कोहल को आप जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, यहां तक कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इथाइल अल्कोहल होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, वो उसमें 95.4% अल्कोहल पाया जाता है। अब अल्कोहल की मात्रा हो गई 95.4% और उसमें वाटर होता है 4.6%। और आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले पॉजिटिव डेविएशन जो था नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अल्कोहल और वाटर का। तो आप उसमें देखिए पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग जो है लिक्विड जो होता है सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन जो होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन में मैंने इस एग्जांपल को समझाया था। अब देखिए जरा कि ये एक प्रकार का क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। और आपको यहां पे देखिए मैंने समझाया कि जितने भी एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, ये मैंने समझाया। तो इसलिए क्योंकि ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, पहली चीज तो कांस्टेंट होगा, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये आपको देखिए जितने भी एजियोट्रॉप होते हैं उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो क्या सिंपल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो आप यही जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि अल्कोहल और जो वाटर का मिक्सचर होता है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, इसी कारण जो है ये एजियोट्रॉप जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। और जो इसके पीछे वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसमें मैंने समझाया कि अगर कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से डिस्टिलेशन नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे उसको डिस्टिलेट कराएं। तो मैंने एक रेक्टिफाइड स्पिरिट का एग्जांपल लिया था वहां पे। तो मैंने रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या किया था, अल्कोहल और वाटर वाले जो सॉल्यूशन कंपो मिक्सचर था उसके अंदर मैंने बेंजीन मिला दिया था और बेंजीन मिलाने के बाद क्या किया, मैंने उसका डिस्टिलेशन करा दिया, तो लास्ट में हमको क्या मिल गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल मिल गया था। तो ये तरीका है, मतलब आप एजियोट्रॉप्स को जनरली तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेपरेट करना है तो कुछ अलग से कंपोनेंट मिलाना पड़ेगा
ठीक है, तो तब जाकर के इसका डिस्टिलेशन पॉसिबल है, यानी कि प्योर एजियोट्रॉप का तो आप जो है डिस्टिलेशन बिल्कुल नहीं करा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ये एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, तो याद रखिएगा, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब वो सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस हो सकते हैं। तो ये नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है। और याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेचर पर डिपेंड नहीं करती सॉल्यूट के, कि सॉल्यूट किस नेचर का है, इससे उससे कोई मतलब नहीं होता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो कितने पार्टिकल्स उसके जो है किसी सॉल्वेंट में या किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। अब एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं वो किस तरह के सॉल्यूशंस की पढ़ाऊंगा। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको एक लिक्विड, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं। अब कितने तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। कौन पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुना हुआ नाम है, क्यों, क्योंकि मैं जब राउल्ट्स जो लॉ पढ़ा रहा था आपको, तो राउल्ट्स लॉ का जो सेकंड केस था वो इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए था। याद है आपको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए ही ये दिया गया था कंसेप्ट। तो वहां पे भी मैंने क्या किया था, राउल्ट का जो सेकंड केस है उसमें था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट जो था ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। फिलहाल डेरिवेशन मैं इसका करवा चुका हूं, डेरिवेशन वही रहेगा जो राउल्ट्स लॉ में मैंने समझाया सेकंड केस में, लेकिन यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो है उसे समझना है। तो आप जरा देखिएगा, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में जो है ये जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनसे बोर्ड में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं इस पे। अब देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं ये चारों प्रॉपर्टी आपको कवर करूंगा इस लेक्चर में। और माफ कीजिएगा, इस लेक्चर में आपको लगभग जो है ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ तक की प्रॉपर्टी मैं आज कवर कर लूंगा। अब जो एलिवेशन और डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमको प्रॉपर्टी पढ़नी रहेगी, और लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे, तो आपका जो टॉपिक है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दो तरह से हम निकाल सकते हैं। एक है बाय राउल्ट्स लॉ केस 2 जो कि मैं बता चुका हूं आपको, और दूसरा है आपका बाय ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर मेथड। यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक राउल्ट्स लॉ ऑफ केस 2 है आपका, राउल्ट्स लॉ का केस 2 जिसको मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, और दूसरा है ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर मेथड जिसको हम लोग डायनेमिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैंने आपको राउल्ट्स लॉ के केस 2 में मैंने क्या क्या समझाया आपको, जरा समझिए। तो राउल्ट्स लॉ के केस में मैंने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अब आपको पता है मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने हैं तो लिखते हैं आप मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो लिखते हैं आप। तो ये आपका फार्मूला है जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने इसके पहले ही राउल्ट्स के सेकंड केस में बता चुका हूं। लेकिन एक चीज मैंने और बताया था आपको कि कोई सॉल्यूशन अगर मान लीजिए वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो उस केस में क्या था, तो मैं एक अल्टरनेटिव फार्मूला आपको बताया था कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ये था कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया था कि मैंने उसमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को नेलिजिबल मान लिया था। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया था एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट।
ये था आपका यन सॉल्यूट अपॉन यन सॉल्वेंट। तो अगर आप देखिएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो और इसका मतलब है कि अगर हमें इसका मोलर मास के फॉर्म में लिखना हो, वेट के फॉर्म में लिखना हो, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। पी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मोल अब्सोल्यूट है तो आप लिख सकते हैं इसको वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट अपॉन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये लिख सकते हैं क्योंकि मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देखिए इसी तरीके से आएगा, सिंपली लिख सकते हैं। और अपॉन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। अब देखिए ये फार्मूला काफी यूजफुल है, आगे मैं काफी क्वेश्चन बताऊंगा जो इन्हीं फार्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका है राउल्ट्स का केस 2, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और ये इस सब चीजों को आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं। तो अब जो आपको नया है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ऑलरेडी मैं राउल्ट्स लॉ से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ओस्टवाल्ड एंड वॉल्कर मेथड से, यानी कि जो डायनेमिक प्रोसेस है उससे बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ओस्टवाल्ड वॉल्कर मेथड यानी कि जो डायनेमिक प्रोसेस है वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इन्होंने कुछ ऑपरेटर्स को इस तरह से सेट किया कि देखिए यहाँ पे एक वेसल्स है, वेसल्स फर्स्ट, वेसल सेकेंड, और यहाँ पे एक यूट्यूब दिखाई दे रहा है आपको, और ये इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे बेंड ट्यूब से कनेक्टेड है। अब देखिए किया क्या गया, सबसे पहले वेसल फर्स्ट में एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें क्या था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भरा हुआ था। ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बनाया गया था। अब जरा समझिएगा, आपको मैं बता चुका हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्वेंट वोलेटाइल है लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है उस सॉल्वेंट के एक्चुअल प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए जरा, तो ये ऐसा ही एक सॉल्यूशन लिया गया वेसल फर्स्ट में, और किया क्या गया कि वेसल फर्स्ट से एक ट्यूब कनेक्ट किया गया, और इस ट्यूब के सपोर्ट से क्या किया गया, बाहर से ड्राई एयर जो थी वो अंदर पास किए गए ट्यूब के अंदर। अब देखिए जब ड्राई एयर इस ट्यूब के इस वेसल्स के अंदर आती है तो वो क्या होती है, सॉल्यूशंस के माध्यम से क्या हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। तो ये मॉइस्चर एयर जो है यहां से पास होता है अगले कंटेनर में। अब जो अगला वेसल्स है वो सेकंड वेसल जो आपका, वो क्या है, इस वेसल्स के अंदर प्योर सॉल्वेंट वाटर भरा हुआ है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूट नहीं है। और जब ये मॉइस्ट जो ड्राई एयर थी इस वेसल फर्स्ट में आने के बाद क्या हो गई, मॉइस्चराइज हो गई, और ये मॉइस्ट एयर जब जो है इसको फिर से वेसल सेकंड में पास किया जाता है जिसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, तो वो जब उसके अंदर पास होती है तो ये क्या हो जाती है, और भी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, मोर मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि और भी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। लेकिन अब देखिए जब एक यूट्यूब है, इस यूट्यूब के अंदर क्या भरा गया, ये जो आपको देखिए पेबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अंदर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब क्या किया जाता है, जब ये मोर मॉइस्ट जो एयर है जब इसको इसके अंदर पास किया जाता है तो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब विदाउट वाटर, ठीक है, तो अनहाइड्रेटेड है ये। जब अनहाइड्रेटेड है, अब क्या होता है कि जब ये मॉइस्ट एयर इसके अंदर आता है तो ये उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो क्या करेगा, इसके मॉइस्चर को क्या करेगा, जो एयर आ रही है इसके मॉइस्चर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फाइनली जो यहाँ से आउट होगी एयर, वो कैसी होगी, ड्राई एयर होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है तो मैं तो समझा दिया आपको, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला ये मैं समझाता हूं। पहले एक बार फिर से आप देख लीजिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। एक ड्राई एयर है, ड्राई एयर को वेसल फर्स्ट में जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया उसमें पास किया जाता है, तो ये ड्राई एयर मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे एक प्योर सॉल्वेंट है भरा हुआ है वेसल सेकंड में उसमें पास करते हैं, तो ये और भी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। जिससे फर्दर हम क्या करते हैं कि यूट्यूब जिसमें अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, जब उसके अंदर पास करते हैं तो होता क्या है कि ये इसका मॉइस्चर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आउट जो एयर होती है वो फिर से ड्राई एयर ही आउट होती है। अब इसके क्या कंक्लूजन है मैं इसको आगे समझा रहा हूं, तो देखिए अब
तो अब देखिए ये जो है कंक्लूजन क्या निकाला गया, इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो वेसल फर्स्ट था, वेसल फर्स्ट में ये देखा गया है कि इसमें एक ड्राई एयर पास की गई है, ड्राई एयर पास की जाती है वेसल फर्स्ट में, और जब ये गैस जो ड्राई एयर है जब वो निकलती आउट होती है तो वो मॉइस्ट हो जाती है। तो अब ये हुआ कि इसका मतलब है कि ये जो ड्राई एयर थी जब इसके अंदर गई है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कुछ ना कुछ उसने उसका जो एक्चुअल वेट रहा होगा उससे उन्होंने उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज कर गया होगा, यानी कुछ ना कुछ वेट उसने गेन किया होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है ये कि जो है ये जो वेसल फर्स्ट है इसमें जो ड्राई एयर डाली जाती है उसके बाद जो है इससे ड्राई एयर क्या होती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ जो है इसमें से जो सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जब सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन ये कर दे कि लॉस इन द मास यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये बताया गया कि जो इसमें मास का लॉस हो रहा है सॉल्यूशन के वो किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा लॉस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा यहाँ पे क्रिएट होगा इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर गैस, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे उस वेपर से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, सॉल्यूशन के वेपर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का प्रेशर आपको पता है पी से लिखा जाता है, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें से कितना मास लॉस होगा। दैट मीन्स अगर जो है प्रेशर बहुत हाई क्रिएट हो रहा है तो उतना ही ज्यादा क्या होगी, यहां से जो है ड्राई एयर है उतना ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर यहां से एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए दूसरी बात, अब वेसल सेकंड में क्या हुआ, ये मॉइस्ट एयर थी, वो मॉइस्ट एयर यहां पे जब आती है तो ये और भी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। इसका मतलब है कि वेसल सेकंड में आने के बाद भी ये गैस क्या करती है, यहां से भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहां से जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी तो यहां का भी सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वेट क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट H2O है, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेट लॉस होगा। तो लेकिन ये अगर सॉल्यूशन का वेट लॉस होता है तो वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के प्रेशर पर, तो ऐसे ही अगर इसका वेट लॉस होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा लॉस इन द मास यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये इनके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। याद रखना आप कि अगर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से कितना जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके जो है ये एयर यहां से जाएगा, ये डिपेंड करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कितना मास यहां पे लॉस हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि यहां पे जो सॉल्यूशन है इसका डिफरेंस क्या है, पी नॉट माइनस पी के डिफरेंट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अगर आप देखें यहां से जो ये मॉइस्चर एयर है, ये मॉइस्ट एयर जब यहां से पास होकर के इस यू ट्यूब से पास होती है तो इस यू ट्यूब में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है जो क्या करता है, इसके सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तभी तो ड्राई एयर निकल रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसने कितना मास जो है टोटल एब्जॉर्ब कर लिया, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि कितना टोटल मास इन दोनों का लॉस हुआ, तो दो क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेसल फर्स्ट और वेसल सेकंड ने टोटल कितना मास लॉस किया, तो अब ध्यान दीजिएगा टोटल मास, टोटल लॉस इन द मास फ्रॉम द वेसल फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कैसे निकालेंगे आप, देखिए वेसल फर्स्ट, जो वेसल फर्स्ट है वो जो मास लॉस करता है वो किस पे डिपेंड करता है, पी पे, और जो वेसल सेकंड है वो जो मास लॉस करता है वो डिपेंड करता है पी नॉट माइनस पी पे। बात समझिए, वेसल फर्स्ट जो मास लॉस करेगा इसका लॉस ऑफ मास देखिए डिपेंड करता है पी पे, सॉल्यूशन के प्रेशर पे, और जबकि जो वेसल सेकंड है ये जो मास लॉस करेगा डिपेंड करेगा पी नॉट माइनस पी पे। तो अब टोटल पूछ रहा है, टोटल मींस क्या करें, इनको ऐड कर दें, टोटल इनका प्रेशर किस पे, टोटल अगर इसका जो है कितना मास लॉस हो रहा है दोनों वेसल से ये निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पी है और यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो ये क्या होगा कैंसिल, यानी कि अगर आप देखें तो अब आपकी वैल्यू क्या जा रही है, पी नॉट। याद रखिएगा तो अगर आपसे जब ये क्वेश्चन करे कि सिर्फ ये पूछे कि वेसल फर्स्ट से जो मास लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, बता दीजिए सॉल्यूशन के प्रेशर पे। लेकिन वेसल सेकंड का पूछे कि सॉल्वेंट का जो मास लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, बता दीजिए पी नॉट माइनस पी पे। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि वेसल फर्स्ट और वेसल सेकंड का टोटल कितना मास लॉस हो रहा है किस पे डिपेंड करता है, बता दीजिए ये किस पे डिपेंड करेगा, पी नॉट पे डिपेंड करेगा। अभी देखिए मैंने कैलकुलेशन करके यहां बताया आपको किस पे डिपेंड करेगा, पी नॉट पे डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अब देखिए दूसरा बात मैंने क्या बोला कि अब ये तो हो गया यहां से टोटल मास जो लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए जितना ही मास, जैसे मान लीजिए कि यहां से जो भी मास लॉस हुआ होगा, यहां से जो मास लॉस हुआ होगा
उसकी वैल्यू की टोटल कितनी हो गई, पी नॉट हो गई। अब जितना इन्होंने लॉस किया होगा वेसल फर्स्ट और वेसल सेकंड से, जो एयर है वो जितनी मॉइस्चर यहां से एब्जॉर्ब करके गई होगी, उतना ही तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ड्राई एयर निकल रही है। इसका मतलब सारा सारा जो है मॉइस्चर मॉइस्चर यानी जितना भी मास यहां से कंटेंट करके लेके गया था, वो सब कुछ इस जो है यूट्यूब में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि जो यूट्यूब है इसने, या ऐसे पूछ ले कि अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने कितना मास एब्जॉर्ब कर लिया, देखिए गेन इन द मास ऑफ द यूट्यूब। अब यूट्यूब ने कितना मास गेन किया, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा द मास लॉस बाय द वेसल फर्स्ट एंड वेसल सेकंड पे। यानी कि जितना टोटल मास जो है वेसल फर्स्ट और सेकंड ने लॉस कर दिया होगा, उतने ही मास तो क्या करेगा, ये गेन करेगा। इसका मतलब है मास जो गेन होगा वो भी क्या होगा, पी नॉट ही होगा, क्योंकि टोटल जितना मास लॉस हुआ होगा उतने ही मास क्या किया होगा, यूट्यूब ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज आपका है रिलेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे फिर मैं समझाता हूं आपको। तो अब देखिए, आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला पढ़ रखा है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये आपने पढ़ रखा है। अब आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि अब देखिए पी नॉट माइनस पी, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है तो उसमें हमने वोस्टवाल्ड और वाल्कर जो मेथड है उसमें मैंने क्या भी पढ़ा है कि पी नॉट माइनस जो पी है ये क्या है बेटा, लॉस इन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि ये पी नॉट माइनस पी जो है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कंटेनर में, जो हमारा वेसल सेकंड है, वेसल सेकंड में जो मास लॉस हो रहा है हम उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, यानी कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पी नॉट माइनस पी की जगह हम रख देंगे लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अपॉन पी नॉट जो है, पी नॉट क्या है आपका, पी नॉट देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए यहां पे टोटल लॉस इन मास फ्रॉम वेसल फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो ये लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, क्या लिख सकते हैं इसको आप, ये लिख दीजिए क्योंकि ये भी पी नॉट ही है, इसको आप लिख सकते हैं गेन इन मास ऑफ यूट्यूब। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अब आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो पार्ट था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पूरे टर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली किसी वेसल्स में इस तरह का अगर कहीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर आपको निकालना हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि किसी भी जो भी ऑपरेटर से मैंने दिखाया था उस मेथड से आप जो है अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करना क्या होगा, आपको लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना मास लॉस होता है वो लिखना पड़ेगा, और अपॉन कर देना पड़ेगा गेन इन मास ऑफ यूट्यूब, जो यूट्यूब था उसने कितना मास गेन किया है उसका रेशियो निकाल लीजिए, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितना मास लॉस हुआ, और अपॉन कर दीजिए क्या, अपॉन कर दीजिए टोटल लॉस इन मास फ्रॉम द वेसल फर्स्ट एंड सेकंड। बात तो एक ही हो गई, चाहे आप कहिए कि गेन कितना हुआ मास यूट्यूब में, या फिर आप कहिए कितना फर्स्ट और सेकंड वेसल से मास लॉस हुआ है। तो ये कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूले, ये मैंने आपको दो मेथड बता दिया, आपका ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड भी मैंने बता दिया बेटा, और राउल्ट्स का भी लॉ मैं बता चुका हूं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ये दो दो तरीके आपके पास हैं कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। एग्जाम में जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं आप जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका जो है ये सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास कितना है आपका 60 ग्राम पर मोल है, और कह रहा है इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg
अब देखिए जो है मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या निकालना है इसके अंदर, समझिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपके दो कंपोनेंट दिए गए हैं और एक है यूरिया, दूसरा है वाटर। अब यूरिया क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखिए अब जरा, यूरिया का मास कितना गिवन है, 30 ग्राम, और जो मास है आपका वाटर का वो कितना गिवन है, 846 ग्राम। अब समझिएगा, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आपका है यूरिया का वो कितना दिए रखा है, 60 ग्राम। आप देखिए जो वाटर होता है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, इसका मोलर मास जो होगा वो कितना होगा सॉल्वेंट का, तो आपको पता होगा वाटर का फार्मूला होता है H2O, इसका मोलर मास हो जाएगा 2 + 16, तो ये इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी कि इसका मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल, ये इसका मास हो गया। ठीक है, तो आप देखिए और भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये हो गया मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया, वाटर का मास दे दिया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, कह रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी कि पी प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। और क्या कह रहा है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8, यानी कि प्योर वाटर मतलब पी नॉट दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है, 23.8 mm ऑफ Hg दे रखा है क्वेश्चन में। अब करना क्या, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला आपके पास है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मैं ये फार्मूला इससे डिराइव भी करा चुका हूँ, और उसमें मैंने एक चीज देखी, एक टर्म मैं आपको समझाया था वहां पे, बताया था कि वेट ऑफ सोल्यूट, इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब वैल्यू पुट कर दी इसी फार्मूले के, इस फार्मूले को याद रखिए, बहुत काम का फार्मूला आपके लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 23.8 माइनस पी, ये कैलकुलेट करना है, फिर 23.8, ये देखिए पी की नॉट की वैल्यू रख दिया मैंने। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 30, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला आपने, 18, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 846 ग्राम, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे आप इसको सॉल्व करें, देखिए तो काफी सिंपली कट जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका, सॉल्व करके देखिए। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आंसर आएगा, प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा 23.55 mm ऑफ Hg, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखिए एक बार। तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये जो है एनसीईआरटी बुक से है आपका, एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट द सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, a non-volatile and non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39.0 gram benzene. The vapor pressure of these then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? और गिवन है इसमें मोलर मास ऑफ द बेंजीन गिवन है आपका। अब जरा समझिए क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या सॉल्व करना, पूरा क्वेश्चन समझिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट द सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी दे रखा है, यानी कि जो बेंजीन है आपका, बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, और नॉन वोलेटाइल एक सॉलिड सोल्यूट इसमें मिक्स किया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से यही समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.850 बार, ये दे रखा है।
उसके बाद कह रहा है नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग अब 0.5 ग्राम। अब इसमें जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको कह सकते हैं हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को, ये कितना दे रखा है 0.5 ग्राम दे रखा है, इज एडेड टू 39.05 ग्राम बेंजीन। अब बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दे रखा है कितने ग्राम 39.0 ग्राम बेंजीन में इसको डिजॉल्व कर दिया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आपको पता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी से लिखते हैं, तो ये कितना हो गया पी इक्वल टू हो गया 0.845 बार, ये दिया है। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है जो आपका, उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना 78 ग्राम पर मोल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला जिसमें मोलर मास और वेट ऑफ सॉल्यूट वगैरह रहते हैं, तो वो था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला याद रखो बेटा, बहुत काम का है आपके लिए। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब करिए क्या, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए पी नॉट आपका कितना है, पी नॉट गिवन है 0.050 सॉरी 0.850 माइनस पी की वैल्यू है 0.845 अपॉन पी नॉट की वैल्यू है 0.850 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 और माइनस वेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है सॉल्वेंट का मोलर मास 78 दे रखा है अपॉन, अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 39.0। अब माइनस कर देना है इसको, सॉरी ये माइनस नहीं करना है, यहाँ पे इनटू करना था, ठीक है, ये इनटू करना है फार्मूले में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यही तो आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। तो अब देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, फिर से आपको बता देता हूं कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट जो है आपका इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सब सारी चीजें आपकी जो है यहाँ पे फार्मूला आपका है और ये सारे क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन है, तब यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए और आप निकाल लीजिए इसका क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करिए, तो मोलर मास ऑफ कैलकुलेट सॉल्यूट जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 170 ग्राम पर मोल, यही आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके एक बार चेक कर लो, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन। और अब आपको एक बात बता दूं कि जो है कि जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के या फिर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ये हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभी मैं जितना भी लेक्चर आपको लेके आ रहा हूँ क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर से, सारा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आपको बेस्ट ऑफ लक।